Hello. This is Dr. P.K. Srivastava, ex-NDDB officer and dairy business guru, presenting a video on dairy versus dairy analog. मेरा नाम डॉक्टर पीके श्रीवास्तव है। मैं ex-NDDB ऑफिसर रहा हूं और डेयरी व्यवसाय का लोग डेयरी बिजनेस गुरु कहते हैं। सबका आदर करते हुए ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। ये वीडियो भी कोशिश किया है कि दो भाषीय हो। It should be in English as well as in Hindi language. We have tried our level best. However, when the foreign country research papers comes, it is in the English only. हमने कोशिश किया है कि द्विभाषी करने से जो भारत के डेयरी एंटरप्रेनर्स हैं या भारत के जो कंज्यूमर्स हैं, डेयरी के को कंज्यूम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को इससे लाभ मिलेगा। ये वीडियो मुख्यतया उपभोक्ताओं के लिए है। दिस इज मेनली फॉर द कंज्यूमर्स, लेकिन किसानों को भी इस बात का इल्म, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कहां पर आपके डेयरी व्यवसाय में घात किया जा रहा है या डेयरी व्यवसाय में कैसे दूसरे प्रोडक्ट जो डेयरी जैसे दिखते हों घुसने लगे हैं मार्केट में, और पूरी सूचना नहीं देते हुए ये प्रोडक्ट के मालिक लोग उसे बाजार में डालते हैं और जो उपभोक्ता है उसको इसका अंदाजा नहीं लगता है। टेस्ट में आप नहीं समझ पाएंगे कि ये किस चीज से बना हुआ है। क्या ये दूध से बना हुआ है या प्लांट बेस यानी पौधों से बना हुआ है या दूध से बना हुआ है। पौधों से बने होने से मतलब है ये सोयाबीन का हो सकता है, ये आलमंड्स का हो सकता है, बादाम का, ये कैश्यूनट काजू का हो सकता है, या कोकोनट का हो सकता है, और या बहुत सारी चीजें हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आई एम गोइंग टू डिटेल यू द डिफरेंसेस बिटवीन डेयरी एंड डेयरी एनालॉग. What is the difference and how they are entering in the market, Indian market. They have already entered in the Western countries market. They are now entering into the Indian market, showing their product as if it is a dairy product. In other words, they are denting the market of Indian dairy farmers. और इसलिए यह एक प्रश्न हो जाता है कि क्या हम इसके साथ किस तरह से व्यवहार करें, कंज्यूमर कैसे देखे और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं वो इसको कैसे देखें. लेट अस टॉक, गो टू द सेकेंड स्लाइड. बिफोर दैट, दिस इज माय क्रेडेंशियल, माय कर्सर, यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये हमारा क्रेडेंशियल है और इस पे कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं. दूसरा स्लाइड हमारा एक्नॉलेजमेंट का स्लाइड होता है. ये एक्नॉलेजमेंट हम उन सभी कंपनीज का करते हैं, सभी संस्थाओं का करते हैं जहां से हम डेटा लेते हैं, जिनको रेफरेंस बनाते हैं, अपने ज्ञान को जोड़ते हुए, रेफरेंस के साथ जोड़ते हुए आपको सहज भाव में, यदि आप पढ़ना चाहें तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं. ये लिंक्स हैं, यहां जाने पर ये खुल जाएगा. लेकिन उसको पढ़ करके समझना आम किसानों के लिए या आम कंज्यूमर के लिए या आम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के लिए आसान नहीं होगा जब तक कि वो डेयरी टेक्नोलॉजी नहीं है, खासकर से एनालॉग की स्टडी के लिए. तो उसको हम आसान शब्दों में बताना चाहते हैं और इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है. ये वीडियो का कोई मॉनेटरी गेन नहीं है. हम चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो पसंद आए, इफ यू लाइक द वीडियो, देयर इज नो मॉनेटरी गेन फ्रॉम दिस वीडियो. इट इज ओनली टू हेल्प द कंज्यूमर्स एज वेल एज द प्रोड्यूसर्स as well as the dairy manufacturers, so that they can understand
what is going on in the market by the foreign country investors as well as by the Indian manufacturers, those who are in plant-based uh, products. And for any information, you can come to this email and you will get the response. Let's go to the, before we go to the dairy analog and dairy products, हम जब बताना चाहेंगे कि व्यवसाय, if I am telling it is a business, dairy business, then I am talking for what? I am talking for which group? तो उसका हमने यहाँ पर दो भाग में बताया है कि जो लाइवलीहुड के लिए हमारे फार्मर लोग काम करते हैं और दूध के लिए दो चार गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं और उनको बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं उनमें, और जो वास्तव में डेयरी व्यवसायी हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनके कैरेक्टर्स में उनके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं और क्या क्या चीजें करते हैं, उन दोनों में अंतर क्या है। जनरली लोग समझते हैं कि डेयरी व्यवसाय सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जीविकोपार्जन करते हैं और वो कुछ लोग नहीं है। भारत में ज्यादा लोग केवल जीविकोपार्जन के लिए डेयरी चलाते हैं, वो व्यवसाय नहीं करते। जो व्यवसाय करते हैं वो व्यवसायी नियमों से बंधे रहते हैं और इसलिए दोनों में अंतर है, दोनों को हम मिला के नहीं सोच सकते। ये वीडियो स्पेशली डेयरी एंटरप्रेनर्स, डेयरी बिजनेस, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स एंड डेयरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Next slide, I am coming directly to the what are the analogs in the dairy business. ये एनालॉग क्या होते हैं? हमने इसको दुभाषी बनाने का इसलिए कोशिश किया है कि हिंदी भाषी भी समझ पाएंगे और इंग्लिश वाले तो समझ ही पाएंगे। एनालॉग वो होते हैं जिनमें दूध के अलावा अन्य वस्तु जो दूध नहीं है पर दूध जैसा दिखता है वो मिलाया गया हो, जैसे वनस्पति तेल, वसा, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। If non-milk constituents, vegetable products are mixed with the milk constituents which are look-alike, it is called analog. इन्हें एनालॉग कहते हैं। डेयरी में नॉन डेयरी की मिलावट को एनालॉगिंग कहते हैं। अब डेयरी एक तो खालिस दूध का प्रोडक्ट होता है, एक होता है कि कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे आपके बाजार में, ये घरों में हम लोग बहुत दिनों से, सैकड़ों सालों से हम करते आए हैं। डेयरी के साथ, दूध के साथ कुछ चीजों को मिला करके हम जो घर में प्रोडक्ट बनाते हैं वो इस कैटेगरी में आता है। इसी कैटेगरी का है जैसे श्रीखंड में हम फल मिलाते हैं, आइसक्रीम में हम फल मिलाते हैं, या आइसक्रीम के भीतर हम कोई ड्राई फ्रूट मिलाते हैं। ये सारी चीजें कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट्स में आते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? कंपोजिशनली बदले गए मिल्क प्रोडक्ट, ऐसे मिल्क प्रोडक्ट जो रेफरल से हट गए हैं। दूध का जो डेफिनेशन दिया गया है या दूध के प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन एफएसएसएआई द्वारा दिया गया है, उस कंपोजिशन से जब हम हट जाते हैं, व्हेन वी डेविएट फ्रॉम द एफएसएसएआई गिवन कंपोजिशन फॉर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड कंपोजिशनली मॉडिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स। और ये क्या, एक उदाहरण के लिए क्या देख सकते हैं आप, जिसमें कि लो फैट आइसक्रीम, लो लैक्टोज, लैक्टोज फ्री, फोर्टिफाइड मिल्क आदि, जहां पर कि या तो फैट को या प्रोटीन को कम या ज्यादा किया गया हो, या लैक्टोज को हटाया गया हो, या लैक्टोज को कम किया गया हो। इन चीजों को हम कहते हैं कंपोजिशनली, लेकिन वो है मिल्क का ही प्रोडक्ट, इसमें कोई प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं मिलाया गया है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं, हालांकि जो मिलाया गया है जिसकी आप बात कर सकते हैं कि आइसक्रीम में जब हम कोई चीज और मिलाते हैं तो उसको हम मान्य कर चुके हैं, एफएसएसएआई ने उसके लिए स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। दोज स्टैंडर्ड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट्स एंड कंपोजिशनली मिल्क प्रोडक्ट्स। हियर देयर इज नो मिक्सिंग, here there is either reduction or increase in the composition of milk and milk products. Non-dairy products को एनालॉग नहीं कहते हैं।
अब ये नॉन डेयरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? नॉन डेयरी प्रोडक्ट वो हो सकते हैं जो कि मान लीजिए कोकोनट मिल्क है, मान लीजिए कि नारियल का तेल है। अब वो नॉन डेयरी प्रोडक्ट तो डेयरी तो नहीं है उसमें, इसलिए उसे एनालॉग भी नहीं कहे। एनालॉग का यूज वहां पर होता है जहां डेयरी के साथ कुछ मिलावट किया गया हो या किसी मुख्य सब्जेक्ट के साथ मिलावट किया गया हो। तो बेसिकली ये मिलावट किया जाता है और ये मिलावट ऐसा किया जाता है जैसे कि वो उसी जैसा दिखे। आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट की जो आप देखेंगे कि उसी के जैसा दिखता हुआ उसमें भी एनालॉग आ गए हैं। और हमारा भारत देश पहले से ही फूड में मिलावट के लिए अग्रणी रहा है। हम लोग काफी मिलावट देख चुके हैं, देखते रहते हैं, पकड़े जाते हैं और उसका निवारण होता है, उस पे एक्शंस होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं, उससे हम डेविएट करते हैं, ये चलता रहता है। इट्स नॉट ए न्यू थिंग इन इंडिया। Everybody knows, every consumer understands that there is a chance of adulteration in the food. But the consumer want to be ascertained कि no, what I am buying, I am knowing what I am buying. ये जानना आवश्यक है कंज्यूमर को कि जो वो खरीद रहे हैं पैकेट के रूप में, वो उसमें क्या है इसकी जानकारी पैकेट पे होनी चाहिए। यदि नहीं है तो वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, एफएसएसएआई को खबर कर सकते हैं और एफएसएसएआई इसके ऊपर अपना निर्णय लेगा। जिस डेयरी प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं मिलाया जा सकता, अब देखिए एफएसएसएआई हैज गिवन स्टैंडिंग नो एडल्ट्रेशन। किसमें? उसमें कोई भी प्लांट बेस्ड नहीं मिलाया जा सकता। किसमें? घी और मक्खन में। जबकि आप जानते हैं कि बाजार में जब घी मिलता है तो कई जगह जो जो पैक्ड घी नहीं है, जो किसी मैन्युफैक्चरिंग डेयरी से नहीं है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल मिला दिया जाता है और घी के रूप में उसे बेच दिया जाता है। तो ये जो है अलाउड नहीं है। यदि इसकी सैंपलिंग होती है, पकड़ा जाता है, तो ये इस पे कार्रवाई हो सकती है। एनालॉग को डेयरी प्रोडक्ट नहीं माना जाता। इसलिए नहीं माना जाता कि इन्हें अलग कैटेगरी में रखा है एफएसएसएआई ने। हर एक एनालॉग के लिए एफएसएसएआई कोशिश कर रहा है कि उनका स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जाए, क्योंकि यदि कंज्यूमर खाना चाहता है मिक्स चीजों को तो खाए, लेकिन प्रोडक्ट की जानकारी क्या इसमें मिलाया गया है उसकी जानकारी मैन्युफैक्चरर को देनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप जानते हुए ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम सभी कहते हुए सुनते हैं कि जो जितने हमारे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं सारे नुकसानदेह हैं। लेकिन क्या बाजार बंद हो गया? क्या पेप्सी कोला ने अपना दुकान बंद कर दिया? नहीं किया, क्योंकि हम खाना चाहते हैं, बट हम जानते हैं इस बात को और लिखा भी रहता है शुगर कंटेंट इतना है। यदि वो नहीं लिखते हैं तो वो भी केस में आ सकते हैं। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट में होता है। अगर आप मिलावट कर रहे हैं, एनालॉग आ रहे हैं, उसमें डेयरी के जैसा वो दिखाई दे रहा है, टेस्ट में भी, देखने में भी, छूने में भी, काटने में भी यदि वैसा दिख रहा है तो भी ठीक है। लेकिन उसमें यदि सोयाबीन, यदि और कुछ चीज मिलाया गया है, प्लांट बेस्ड ऑयल मिलाया गया है, प्रोटीन मिलाया गया है, तो उसको प्रोडक्ट के ऊपर लिखना आवश्यक है। ये इस वीडियो का मेन उद्देश्य है, आपको समझाना। अब देखिए एफएससीआई ने क्या किया है, काइंड ऑफ बिजनेस डिसाइड किया है। तो हम एनालॉग को जनरल मार्केटिंग काइंड ऑफ बिजनेस में रखते हैं, जबकि मिल्क प्रोडक्ट्स को, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को रखते हैं प्रोप्राइटरी फूड काइंड ऑफ बिजनेस कैटेगरी में रखते हैं। देखिए कैटेगरी ऐसे एफएससीआई ने बदल दिया है और ये चीजें पैकेट पे मार्क होनी चाहिए। अगले पे चलते हैं। हमने कोशिश किया है कि आपको समझाया जाए कि डेयरी के एनालॉग्स कैसे एनालॉग बन जाते, डेयरी के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट क्या होते हैं।
तो हमने इंग्लिश में लिख दिया है, इनको काफी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा वादा है कि हम दोनों के लिए, हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी दोनों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो हम हिंदी में भी इसको लिखे हुए हैं जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। डेयरी, प्योर डेयरी प्रोडक्ट क्या होते हैं और डेयरी एनालॉग क्या होते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। एफएसएसएआई का रेफरेंस भी दिया हुआ है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। इसका एक बहुत जरूरी कारण ये है नहीं इस स्लाइड को डिस्कस करने का कि वीडियो लंबा होगा, आपको देखने में तकलीफ होगी, लिस्ट बहुत लंबी है। अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पे जाएं। जैसे ही इस लिंक पर आप जाते हैं, वहां पर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि एनालॉग क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और ये एनालॉग क्या है, और ये एनालॉग, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको आप इस लिंक पर जाकर के, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। मैं अगले स्लाइड पे चलता हूं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। डेयरी व्यवसाय में एनालॉग का उदाहरण देना चाहता हूं। हियर आई वांट टू गिव यू एग्जांपल अबाउट द डेयरी एनालॉग। सो डेयरी एनालॉग व्हाट कुड बी? मिल्क एनालॉग हो सकता है, चीज एनालॉग हो सकता है, योगर्ट एनालॉग हो सकता है, बटर एनालॉग हो सकता है, यानी दूध में एनालॉग हो सकता है, चीज में एनालॉग हो सकता है, पनीर में एनालॉग हो सकता है, योगर्ट यानी दही में और योगर्ट में हो सकता है, मक्खन में या घी में हो सकता है। तो इसके हिसाब से हमने कोशिश किया कुछ पिक्चर दिखाने का कि ये पिक्चर जिनका है उनको हमने एक्नॉलेज किया है। शटर स्टॉक का पिक्चर है, मिल्क एनालॉग। आप देखें, इन चीजों से ये बनाया हुआ मिल्क है और बिल्कुल मिल्क जैसा दिखता है। हल्का सा टेस्ट में या स्मेल में या कहीं ना कहीं हल्का सा पता चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं समझ में आता है। तो इन्हें हम कहते हैं मिल्क एनालॉग। जब हम चीज एनालॉग की बात करते हैं, तो जब आप प्लांट चीज को काटेंगे तो उसको वो हार्ड होगा, और उतना हार्ड चीज जो है मिल्क वाला नहीं होता है, और टेस्ट में कोई खास आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों होता है वो हम आगे स्लाइड्स में बताएंगे कि कैसे टेस्ट को मॉडिफाई किया जाता है। इसमें मिलावटी क्या होती है? सोया मिल्क हो सकता है, आमंड मिल्क हो सकता है, ओट मिल्क हो सकता है, कोकोनट मिल्क हो सकता है, राइस मिल्क हो सकता है, हेम्प मिल्क हो सकता है। बहुत सारी चीजें मिला करके हम मिल्क एनालॉग बना सकते हैं। चीज में भी वही है। ये चीज आप जो पिज्जा में खाते हैं, मोस्ट ऑफ द चीज एनालॉग चीज होता है। उसमें क्या है कि उसके टेक्सचर को मैच करा दिया गया है। कैसे बनाते हैं? ऑफन मेड ऑफ नट्स, सीड्स और वेजिटेबल, इनसे बनाया जाता है जो चीज के एनालॉग होते हैं। और उसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती हैं और क्या होता है उसका रिजल्ट, वो भी मैं अगले स्लाइड में बताने की कोशिश कर। आई ट्राई टू डिस्कस अबाउट बिग कंपनीज दोज हु आर यूजिंग द चीज एनालॉग्स एंड नाउ दे हैव बीन अंडर द एक्शन। लेट्स सी एनालॉग ऑफ बटर। Butter ka analog, I have already told the vegetable oil and nuts are mixed into the butter to make it look like dairy butter. Like, अब यहाँ एक चीज पढ़ना चाहता हूँ। चीज एनालॉग्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, फैट and other additives to replicate the unique characteristics of traditional cheese. जो दूध का चीज है उसके कैरेक्टर को मैच कराने के लिए इन चीजों को मिलाया जाता है। कॉमन प्रोटीन सोर्सेस सोया हो सकता है, आमंड्स हो सकता है, कैशियो हो सकता है, न्यूट्रिशनल ईस्ट हो सकता है, फर्मेंटेशन के लिए डाला जाता है ताकि वो स्वाद दे जो दूध अपने आप देता है। वाइल कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर यूज्ड फॉर नेसेसरी फैट कंटेंट। अब देखिए, प्रोटीन कहीं से ले रहे हैं, फैट कहीं से ले रहे हैं, और तब मिला करके बनाते हैं और आपको बताते हैं कि ये डेयरी प्रोडक्ट है। यदि पैकेट पे नहीं लिखा है तो आप समझेंगे डेयरी प्रोडक्ट है। यदि लिख दिया जाएगा कि हमने ये चीजें डाली हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब आप आइए, इसमें इमल्सिफायर डाला जाता है, थिकनर डाला जाता है, फ्लेवर डाला जाता है, और तब आप उसको समझ पाते हैं कि ये हमारा एनालॉग चीज है, एनालॉग है, डेयरी एनालॉग। जैसे एक ये पिक्चर हमने एलएमई से लिया है, ये प्योर है। देखिए सोया का बटर है, और आप इसको लगा के देखिए अपने उस पे, ब्रेड पे लगा के देखिए, रोटी पे लगा के देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बटर है। ये दूध से बना है या प्लांट से बना है।
लेकिन ये प्योर सोया का है, प्योर सोया का डेयरी बटर है। अब ये कह रहे हैं कि डेयरी नहीं है, ये सोया का बटर है, लिखते हैं। तो लिखते हैं तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ये बटर एनालॉग का एग्जांपल दिया, चीज का दिया, दूध का दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता, आप स्लाइड को रोक करके, वीडियो को रोक करके इन चीजों को पढ़ सकते हैं। डेयरी एनालॉग अमूल का क्या व्यू है? अमूल ने 2022 में इन चीजों के ऊपर प्रश्न उठाया और बताया कि ये प्लांट बेस्ड बिवरेजेस हैं, ये डेयरी नहीं है। दे आर केमिकली फोर्टिफाइड, जिसकी मैं चर्चा किया कि बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं केमिकली, प्रोटीन, फैट और भी चीजें, एमल्सिफायर होता है, थिकनर होता है, फ्लेवर्स होते हैं, इन चीजों को मिला करके बनता है, जबकि दूध में वैसे ही बटर निकल आता है। अब एनहांसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द मिल्क, मिसलीडिंग टू द कंज्यूमर, वो ये बोलते हैं कि क्वालिटी हमने, इक्वलिटी मिल्क के साथ हमने इसको मिला दिया है। ये बोलते नहीं है, ये दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट से कि ये मिल्क ही है, और वो मिसलीड करते हैं कंज्यूमर्स को। अमूल ने जब ये उठाया था उसके बाद से काफी एक्शंस हुए हैं। उसके बाद से अब ब्रांडिंग में, लेवलिंग में बहुत अंतर पड़ा है। लेवलिंग के ऊपर लिखा जाने लगा है। They have started writing that what is required to be known by the consumers. So this video is mainly for the consumers, dairy manufacturers, product manufacturers, and dairy business entrepreneurs. It is not for the common farmers, right? यहाँ पे मोटिव क्या होता है? मोटिव इज प्रॉफिट मेकिंग। अब जो है उसमें आपको लालच दिखाया जाता है कि इसमें लैक्टोज नहीं है तो आपको पेट में गुड़गुड़ू नहीं होगा, इसमें इसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट इसका कम है, और ये जो है वेगन फूड है, इसमें एनिमल से लिया हुआ कुछ भी नहीं है। अब आप बताइए, ये वेगन फूड खा करके इनकी क्वालिटी को आप मिल्क से मैच करा सकते हैं? इसको रिसर्च किया गया, बहुत सारा रिसर्च हुआ पूरे वर्ल्ड में। मैंने यहाँ पे डेनमार्क के एक रिसर्च को कोट किया है, आप पढ़ सकते हैं, पेपर अवेलेबल है। आगे चलते हैं, ये क्या कहते हैं? अमूल सेड मेनी फॉरेन इंडियन कंपनीज आर सेलिंग प्लांट बेस्ड बेवरेजेस एज मिल्क इन द कंट्री। देखिए, एंड दिस इज ए वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल ऑफ एफएसएसएआई। आगे लिखते हैं, फॉरेन कंट्री से 200 मिलियन, 1500 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाला है। ये डेटा बहुत पुराना है, ये डेटा करीब 2022 का है। 3 साल में स्थितियां बहुत बदल गई हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा आए हुए हैं, और हम लोग जो है उसी मार्केट में है, डेयरी उसी मार्केट में है जिस मार्केट में एनालॉग ने अपनी जगह बना ली है, और इसको बेचा जा रहा है वेगन के नाम पे, इसको बेचा जा रहा है नॉन एनिमल फूड के नाम पे, इसको प्रॉफिट मोटिव से बेचा जा रहा है, लेकिन लिखा नहीं जा रहा था, जो अब शुरुआत हो गई है। आगे चलते हैं, दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। डेनमार्क का रिसर्च जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो कहता क्या है कि यूज ऑफ प्लांट बेस्ड बिवरेजेस कंपेयर टू द डेयरी हैज इंक्रीज मोस्ट लाइकली ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वेगन फूड। आजकल वेगन की बहुत चर्चा है, जबकि मैं बताऊंगा कि क्या कहना चाहता है ये रिसर्च, और इस सर्च में कितने साइंटिस्ट थे और किस लेवल का ये रिसर्च। हमने रिसर्च जब उठाया तो ऐसे जगह से उठाया जो पूरा ऑथेंटिक हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन का रिसर्च है। ये कहते हैं कि वेगन फूड का एक सेंस है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और लैक्टोज की इशू की वजह से हो रहा है। बहुत सारे लोग फॉरेन में लैक्टोज इनटॉलरेंट होते हैं, इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन होते हैं भारत में भी। अब भारत में लैक्टोज टॉलरेंस का कारण ये भी है कि भारत में जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही वो दूध पर ही पलता है, तो ज्यादातर बच्चे लैक्टोज टॉलरेंट हो जाते हैं और पूरी जिंदगी दूध पीते रहते हैं। मैं आज तक दूध पीता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब वहां पर लैक्टोज इंटॉलरेंस के केसेस ज्यादा हैं। भारत में भी अब ज्यादा होने लगे हैं, जो सीडेंटरी हैबिट के लोग हैं या जिन्होंने दूध को छोड़ रखा है, चाय तक सीमित रखा, कॉफी तक सीमित रखा है, जिनको फॉरेन की कॉफीज बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे अमेरिकानो है और
और इटियालानो है, बहुत सारे हैं, आई कांट गो टू दैट, सॉरी आई एम नॉट यूजिंग द राइट वर्ड। सो बहुत सारे लाटा है, बहुत सारे चीज हैं, मतलब कॉफी जो लोग पीते हैं और उन्हीं पर दूध में उन्हीं तक सीमित रहते हैं। दे आर नॉट डूइंग justice to their nutrition. That I will prove with this kind of research. I have not done the research. I am not a dairy technologist. I am a veterinarian, but I know the dairy business, and that is how I am claiming this thing through this research. So then there is another word, less carbon footprint. इंडिया का इस समय करीब 90 crore farmers are somehow related. 80 मिलियन था, वो 90 मिलियन हो गया है, तो 9 करोड़ मान के चलिए। तो 80 मिलियन फार्मर्स, 90 मिलियन फार्मर्स आर somehow related with the dairy, और वो घर में दूध को यूज करते हैं और उनसे वो गाय पालते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट की जो बात कही जा रही है वो मानता हूं कि एनिमल हस्बेंड्री में जब हम गाय को टेक्निकली नहीं रखते हैं, और भारत में इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि भारत का किसान 1 2 3 4 पशुओं को रखता है, उसके पास वो वेल्थ नहीं है, उसकी वो जीविकोपार्जन का हिस्सा है, तो वो उतना ज्यादा साफ सफाई और उतना ज्यादा वेंटिलेशन और एग्जिस्ट वो सब चीजें, या फूड से मीथेन बनता है। किस तरह का, अगर आप बहुत ज्यादा प्लांट बेस्ड जाएंगे तो मीथेन कम बनेगा, जब आप ग्रेन बेस्ड जाएंगे तो मीथेन ज्यादा बनेगा, और इंडिया में ये काफी होता है। प्लांट की कमी है, ग्रीन फॉडर की कमी है, ड्राई फॉडर और कैटल फीड पर एनिमल पाले जाते हैं मोस्टली फार्मर्स के द्वारा, छोटे फार्मर्स की बात कर रहा हूं, इसलिए मीथेन की स्थिति है, कार्बन फुटप्रिंट की बात है। बट ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इंडिया ने खुद ही कार्बन फुटप्रिंट पर होने वाले साइन को मना कर दिया था, क्योंकि अगर ये साइन करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट साइन करती है, तो हमारे मिलियंस ऑफ फार्मर्स का नुकसान होगा। तो कार्बन फुटप्रिंट भी वहां की स्थिति है, वहां पर इतने ज्यादा फार्मर इसमें एनिमल हस्बेंड्री में नहीं है, और वहां का जो सिस्टम है एनिमल हस्बेंड्री के लिए, पर काउ 1 एकड़ का सिस्टम है। इतना फॉडर के लिए रहना चाहिए, तभी आप डेयरी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हमारा सिस्टम है कि 1 एकड़ जमीन है तो 10 जानवर रख सकते हैं। एक थंब रूल की बात कर रहा हूं, ऐसा कोई सिस्टम बनाया हुआ नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन एक थंब रूल यही मान के चला जाता है। तो अब आप देखें कि इसकी वजह से उधर वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न मार्केट में ज्यादा बढ़ा है, लेकिन इंडियन कंट्री में, इंडिया में या साउथ एशियन कंट्रीज में अभी ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, पर हो जाएगा यदि यही स्पीड से चलता रहा, यदि इनके ऊपर लगाम नहीं लगाया गया। एटलीस्ट कि जो आप बेच रहे हैं वही बताएं, आप उसे डेयरी बता के ना बेचें, ठीक है ना। तो इफ दैट इज टेकन केयर, so there is no issue. Then what the research says, the lead author is Marine Nishan. She is the lead author. There are 4 authors into this, and you come to this. Milk is essentially a finished product. मिल्क तो तैयार है, लो हीट पर आप गर्म किए, घर में गर्म करते, रोज पीते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इट इज रेफ्रिजरेटेड, तो हीट से उसका रिएक्शन बहुत कम होता है। अगर हीट से बहुत अल्ट्रा हीट ट्रीटेड भी किया है इन्होंने, अल्ट्रा हीट ट्रीटेड में हाई हीट से ट्रीटिंग होती है, उसको भी इन्होंने एग्जांपल में चेक किया है कि प्लांट को अल्ट्रा हीट ट्रीटेड और मिल्क को ट्रीटेड में कितना अंतर है। सो लेट्स गो टू द oats, rice and almond require UST and extensive processing and further mixing of materials, so many chemicals. Milk is refrigerated. Plant-based beverages receive a much higher heat treatment, which may trigger Maillard reaction. And this, what is Maillard reaction, we will see in other slides. This is the source to read that paper. Complete paper is available over here. This paper is from the University of Copenhagen, Denmark, Faculty of Science. इसकी PDF कॉपी अवेलेबल है, anybody can study that. कहता है, researchers examine how chemical reaction during the processing
affect the nutritional quality of 10 different plant-based drink. Plant-based drinks इन्होंने 10 लिया और उस पर स्टडी किया और कंपेयर किया कि गाय के दूध से क्या फर्क पड़ रहा है। दोनों पे एक ही तरह का एक्शन किया। 7 had low and very low protein and more sugar प्लांट बेस में, जबकि गाय के दूध में ना तो प्रोटीन कम हुआ और ना ही शुगर बढ़ा। तो ये है, अगर हम हीट भी करते हैं गाय के दूध को तो उसके क्वालिटी में इतना फर्क नहीं आता है। जरूर कुछ रिसर्चेस हैं जिसमें कि कुछ विटामिन पे हल्का सा फर्क पड़ता है, लेकिन बेसिकली फ्लेवर पे पड़ता है और बाकी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्लांट फूड को फर्क पड़ाया जाता है। अब सोया मिल्क को आप ऐसे नहीं पी सकते हैं, उसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है, आप नहीं पी पाएंगे। तो उसको टेस्ट मेकर या टेस्ट बदलने के लिए प्रोसेसिंग की जाती है, चीजें मिलाई जाती हैं, तब आपके पास आता है। और यदि उसको डेयरी बता के बेचा जाए, दिस इज रॉन्ग थिंग एंड दैट इज हाउ दिस वीडियो इज। We definitely need to consume more plant-based food. But if you are looking for proper nutrition and believe that plant-based drink can replace cow milk, you would be mistaken. कह रहे हैं आप गलती कर रहे हैं यदि आप समझ रहे हैं कि इन वेगन फूड से या इन एनालॉग फूड से या इन प्लांट बेस्ड फूड से आपका न्यूट्रिशन ठीक रहेगा, तो ये आपकी गलती है। सेज डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस प्रोफेसर मरीने निसे ने। आगे चलते हैं, इसी रिसर्च की आगे बात करते हैं कि मेलार्ड रिएक्शन क्या है, क्यों होता है। अब आप इसको पढ़ सकते हैं, एक एक लाइन हमने लिखा है, असली लाइन पढ़ देता हूं। यूएसडी ट्रीटेड काउ मिल्क used in the study contains 3.4 gram of the protein per liter, whereas 8 of the 10 plant based drinks analyzed contain 0.4 to 0.1 gram of protein। देखिए, तो जिस प्रोटीन की बात की जाती है कि सोया प्रोटीन इज मच बेटर, जिसकी चर्चा की जाती है, एक्चुअली रिसर्च में नहीं बैठता। वो प्रोटीन बहुत कम है, कहां 3.4 ग्राम और कहां 0.4 ग्राम, उसी ट्रीटमेंट के बाद, और उसी ट्रीटमेंट के बाद ये प्रोडक्ट बनते हैं। सो ऑब्वियसली इट हैम्पर्स द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। और क्या करता है, व्हेन वी गो टू द मेलार्ड रिएक्शन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द अदर डेंजरस थिंग इज हैपनिंग। 7 out of 10 plant-based drinks contain more sugar. Just to blend the taste, sugar is added compared to the cow milk. Cow milk में कोई sugar आप अपने से मिलाइए तो मिलाइए, otherwise जो lactose है, that is the only thing which you are going to use. Again, I have given the source. This paper can be studied over here. The dairy technologist and the scientist in the dairy arena can read this and find this paper, and they can challenge if they feel like, because I am not the authority to challenge. Analog PBMAs क्या होते हैं? इनको कहते हैं प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव्स। अंडरगो एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग मिमिक द मिल्क। देखिए, लिखता है कि मिल्क को किसी तरह धोखा से मिल्क बताने के लिए, नॉन मिल्क को धोखा से मिल्क बताने के लिए ये प्रोसेसिंग की जाती है। PBMA's processing leads to formation of Maillard reaction। ये Maillard reaction क्या प्रोड्यूस करता है? Maillard reaction products उनका नाम रखा गया है। अब ये Maillard reaction प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं थोड़ा सा। जब हम यूएसटी मिल्क में और प्लांट बेस्ड में दोनों को जब कंपेयर किया गया, तो यूएसटी मिल्क में बहुत कम मेलार्ड रिएक्शन होता है, नहीं के बराबर। और नॉर्मल जो प्रोसेसिंग आप पैकेट पाउच खरीदते हैं, इनमें कुछ नहीं होता। ये बहुत अल्ट्रा हाई ट्रीटेड मिल्क की बात कर रहे हैं। एक्रिलामाइड वाज डिटेक्टेड इन ऑलमोस्ट आलमंड एंड ओट पीबीएमए। अब इनमें तो डिटेक्ट हुआ, लेकिन यूएसटी मिल्क में नहीं प्राप्त हुआ एक्रिलामाइड। तो इतने डिटेल में ना जाकर के आप देखते हैं कि क्या है क्या। इस जर्नल का रेफरेंस मैंने फिर से यहाँ पे दिया है, फूड रिसर्च में छपा हुआ है और 2024 का ये पेपर है, अभी रिसेंट है, आप इस पे चर्चा कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे बाजार में क्या हो रहा है। अब आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ई पेपर है, इसमें आप बाजार में देखिए क्या हो रहा है। नॉन मिल्क चीज एनीबडी, महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर पुलिंग अप मैकडोनाल्ड फॉर सर्विंग नॉन मिल्क बेस्ड चीज विदाउट एडिक्वेट डिस्क्लोजर। इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया है और मैकडोनाल्ड चीज जो है बेच रहे हैं बाकायदा अपने प्रोडक्ट में, पिज्जा में और बर्गर में और दुनिया भर में। और ये नागपुर की न्यूज है और ये मार्च 2 2024 का है। तो आज भी ये हो रहा है। अगर हम रोकते नहीं हैं, यदि हमारे कंज्यूमर्स नहीं समझ पाते हैं और इस पे चर्चा नहीं करते हैं, फोरम्स चर्चा नहीं करते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजीज चर्चा नहीं करते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स चर्चा नहीं करते हैं, तो समस्या बढ़ेगी। यूज ओनली मिल्क बेस्ड रियल चीज, मैकडोनाल्ड सेज आफ्टर महाराष्ट्र एफडीए एक्यूजेस। अब महाराष्ट्र एफडीए ने जब ये एक्यूज किया तो ये कहते हैं मैकडोनाल्ड नहीं, केवल डेयरी का यूज करो भाई, रियल चीज की बात करो, ये एनालॉग चीज की बात मत करो। अब देखिए, आज तक तो आप खिला रहे थे। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो क्या लिखता है, नो मोर फेक चीज, स्टेट गेट्स फर्स्ट एफडीए। आप समझ लीजिए, पहला पहला एफडीए माइक्रो लैब इंडिया में खुला, केवल इसलिए कि उनकी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट को टेस्ट किया जा सके ताकि वो लोग फेक चीज यूज ना करें, एनालॉग चीज यूज ना करें। ये इस तरह की चर्चा 24 के पेपर है ये। और हम दिखाते हैं आपको, अभी 25 का पेपर दिखा रहे हैं, मई महीने का दिखा रहे हैं। FSSAI cracks down on sale of analog dairy items without proper labeling, which I was talking about. If you label it, no issue. If you are not labeling, you are likely to be prosecuted. और ये हुआ है, देखिए आप, ये मई की बात है, इसी महीने की बात है। So I tried to give you a figure what is happening of the analog in the dairy business. आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने जानबूझ के रखा है, निकोटीन के भी एनालॉग है। भारत में बहुत लोग गुटखा खाते हैं, बहुत लोग गुटखा खाते हैं और मस्त रहते हैं। तो आप जान लीजिए कि निकोटीन, यहाँ तो कोई इसका रिसर्च हो रहा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका में हो रहा है। और अमेरिका ने लिखा है कि भाई आप जो है इसको देखिए, आपके निकोटीन में भी एनालॉग आ गया है। उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा है। ये भी लेटर जो है लास्ट ईयर का है, मई 29 का लेटर है। कहने का मतलब कि एनालॉग हर जगह है, आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है। यू हैव टू बी कीपिंग योर आईज ओपन, व्हाट यू बाय फ्रॉम द मार्केट, is it an pure thing or analog thing, that you have to differentiate. I hope this video you will like it. This is our last slide where we request our viewers to send this video to their friends, share the video, like the video, and comment the video, and send your letters, send your questions on this email ID. If you are finding this analog video a better video for your health, आपके हेल्थ के लिए, यदि डेयरी व्यवसाय में घुसे हुए एनालॉग की जानकारी मैं दे पाया हूं, तो कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, ये तो सत्य है, लेकिन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कम ही लोग करते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। एक चीज और बता दूं कि डेयरी फार्म में अच्छी ट्रेनिंग लेने के लिए इस लिंक पर जाएं। प्लीज गो ऑन दिस लिंक। इट्स विद्या डेयरी आनंद। इट्स गिविंग ग्रेट ट्रेनिंग फॉर द एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉर डेयरी टेक्नोलॉजी, या प्लांट से बेस हो, या दूध कलेक्शन से जुड़ा हो, या आप व्यवसाय करने के पहले जानकारी लेना चाहते हैं, तो कृपया यहाँ पे जाएं। और ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जो आपको अच्छी ट्रेनिंग देगा। अगली खबर हम देना चाहते हैं, मैं इसे नई खबर में जोड़ता हूं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार से खबर है। ऐसा देखा जा रहा है कि जनवरी या फरवरी के महीने में ये एक योजना आई है
जिसे यूपी गवर्नमेंट नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2025 कहा गया है, और इसमें 50% तक का अनुदान है। साहिवाल, गिर और थरपारकर नस्ल की गायें रखने के लिए आपको 25 गायें रखनी होंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इसकी जानकारी हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी ही शीघ्र अगले वीडियो में दें, ताकि आप इसमें अप्लाई कर सकें और ताकि आप लाभ उठा सकें। देयर इज ए न्यूज, यूपी गवर्नमेंट नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2025 उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है, जिसमें साहिवाल, गिर एंड थरपारकर cows can be kept, 25 cows. The last date for application applying into this is the 30th November 2025. The main details of this scheme I would be bringing in my next video if I can, if I get the detail of this scheme. So I'll be putting, because most of the time from UP and Gujarat and Rajasthan, what are the things going on there in the state, it is not generally documented on the site, and we have the only one way to get the details from the sites. Thank you very much for viewing, for watching my video on dairy व्यवसाय में एनालॉग. Thank you very much.